यूनाइटेड किंगडम में एडमिनिस्ट्रेशन की खबरों के बीच दुबई में जेमी ओलिवर के इटालियन रेस्टोरेंट के कर्मचारियों का कहना है कि उन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन तभी दुबई के पाम जुमरा के एक आलीशान होटल पर एक शाही ड्रोन गिरता है। आइए आज आप और मैं इस चमकते पर्दे के पीछे की सच्चाई टटोलते हैं। शुक्रवार की एक रात 120 सीटों वाला वो हॉल, जहां कभी वेटिंग लिस्ट हुआ करती थी, आज वहां सिर्फ 3 टेबल बुक हैं। जो कमरा कभी अमीरी की खामोश गूंज और बड़े हौसलों से गुलजार रहता था, वो इतनी जल्दी वीरान कैसे हो गया? सिर्फ 8 हफ्तों में ग्राहकों की संख्या घटकर महज 11 रह गई। कोई चेतावनी नहीं, कोई धीरे धीरे गिरावट नहीं, बस एक अचानक सा सन्नाटा पसर गया। सिस्टम में कुछ बहुत बड़ा टूट चुका है, और हैरान करने वाली बात यह है कि ऊपर से कुछ भी गलत नहीं दिख रहा था। ये दुबई मरीना का सिर्फ एक रेस्टोरेंट नहीं, बल्कि उससे कहीं बड़ी त्रासदी का सबूत है। ये दिखाता है कि जब नीचे की अदृश्य ताकतें बदलती हैं, तो आधुनिक सफलता कितनी तेजी से हवा में उड़ सकती है। असली कहानी चिमटी से सजाए जा रहे वाग्यू बीफ या $400 की उन महंगी बोतलों की नहीं है, जिन्हें शायद कभी वापस न आने वाले मेहमानों के लिए खोला जा रहा है। असली मुद्दा वो सवाल है जिसे उस चमचमाते डाइनिंग रूम में कोई भी पूछना नहीं चाहता था। क्या होता है जब पूरी अर्थव्यवस्था केवल रफ्तार के भरोसे खड़ी हो और वो रफ्तार अचानक थम जाए? अंतहीन भीड़ का वो भ्रम अब टूट चुका है। इस तबाही से पहले यहां एक भव्य दावत चल रही थी। दुबई ने सिर्फ एक रेस्टोरेंट उद्योग का निर्माण नहीं किया, बल्कि इसका खाका भी उसी सोची समझी महत्वाकांक्षा के साथ खींचा जिससे उसने अपनी गगनचुंबी इमारतें और कृत्रिम द्वीप बनाए थे। जरा सोचिए, क्या निर्माणाधीन कृत्रिम द्वीप भविष्य में सैन्य ठिकाने बन सकते हैं? केवल 2 दशकों के भीतर जो शहर कभी सिर्फ होटल के बुफे और सड़क किनारे मिलने वाले शवारमा के लिए जाना जाता था, उसने खुद को दुनिया के सबसे प्रतिस्पर्धी और आलीशान डाइनिंग डेस्टिनेशंस में बदल लिया। दुबई के अर्थव्यवस्था और पर्यटन विभाग के आंकड़ों के मुताबिक साल 2024 तक यहां 13,000 से अधिक रेस्टोरेंट खुल चुके थे। इतनी भारी संख्या ने इस शहर को पेरिस के ठीक पीछे दुनिया में दूसरे स्थान पर खड़ा कर दिया। साल 2022 में मिशेलिन गाइड ने पहली बार दुबई में कदम रखा, और साल 2025 के संस्करण तक इस शहर के पास 3 मिशेलिन स्टार वाले रेस्टोरेंट हो चुके थे। इनमें केवल 18 सीटों वाला भारतीय स्वाद का मंदिर ट्रेजेंट स्टूडियो भी शामिल था, जिसने लगातार सालों में 1 स्टार से 2 और फिर सीधे 3 स्टार हासिल करके सबको चौंका दिया था। यानिक एलेनो के स्टे ने 2 स्टार अपने नाम किए थे। वहीं ग्रोसवेनर हाउस की 45वीं मंजिल पर स्थित जेसन एथर्टन के केवल 22 सीटों वाले शानदार डाइनिंग रूम रो ऑन 45 ने 2 स्टार के साथ सीधे मिशेलिन गाइड में जगह बनाई थी। यहाँ वे 17 कोर्स का एक ऐसा मेनू परोसते थे जो फ्रांसीसी कला को होकाइडो स्कैल्प्स और सरोमा वाग्यू जैसे जापानी स्वादों के साथ जोड़ता था। कुल मिलाकर साल 2024 की गाइड ने 106 रेस्टोरेंट्स को मान्यता दी थी। ये तरक्की हैरान कर देने वाली थी। और फिर वहां मशहूर शेफ्स की एक पूरी फौज मौजूद थी। कोई 1 या 2 नहीं, बल्कि पूरा आसमान सितारों से भरा था। गॉर्डन रामसे अटलांटिस द पाम में ब्रेड स्ट्रीट किचन चला रहे थे। नोबू मात्सुहिसा का अपना खुद का शानदार रेस्टोरेंट अटलांटिस की 22वीं मंजिल पर शान से खड़ा था। इसके बाद नाम आता है मासिमो बोतुरा का। वैसे नोबू सिर्फ एक नाम नहीं है, यह करीब $1 अरब का एक वैश्विक ब्रांड बन चुका है, जिसके रेस्टोरेंट, होटल और आलीशान इमारतें दुनिया के सबसे महंगे कोनों में मौजूद हैं। दुनिया के नंबर 1 रेस्टोरेंट ओस्टेरिया फ्रांसिस्काना के पीछे काम करने वाले दिमाग ने पाम जुमरा पर डब्ल्यू दुबई में टॉर्नो सुबीटो खोला था। हीस्टन ब्लूमेंथल अपना डिनर रेस्टोरेंट लेकर अटलांटिस द रॉयल में आए। गैस्टन अकूरियो ने लामार की शुरुआत की और सोफी पिक ने ला देम दी पिक का दरवाजा खोला। डैनी गार्सिया ने स्मोक्ड रूम पेश किया, जो केवल 14 सीटों वाला एक अनोखा फायर उमाकासे अनुभव था, जिसने अपने खुलने के 6 महीनों के भीतर ही मिशेलिन स्टार हासिल कर लिया था। अगर हम और आप इस कहानी को गहराई से देखें, तो ये पूंजी और कला का एक अभूतपूर्व संगम था। इंटरनेट सनसनी सॉल्ट बे के नाम से मशहूर नुसरत गोकचे 4 सीजन्स में नुसरेत नाम का रेस्टोरेंट चला रहे थे, जहां सोने की परत वाला टॉमहॉक स्टेक खाने के लिए आपको 1000 दिरहम से भी ज्यादा चुकाने पड़ते थे। तुर्की के मशहूर सोशल मीडिया शेफ बुराक ओज़दामिर यानी CZN बुराक ने डाउनटाउन दुबई में अपना एक बेहद बड़ा और नाटकीय रेस्टोरेंट खोला,
जहां खुद क्राउन प्रिंस शेख हमदान अक्सर खाना खाने आते थे। दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद अल मक्तूम ने बुराक को शाही मंजूरी की मोहर दी थी। हर नए रेस्टोरेंट के खुलने पर इन्फ्लुएंसर्स का तांता लग जाता था, अंतर्राष्ट्रीय फूड क्रिटिक्स उसकी समीक्षा करते थे और सोशल मीडिया के जरिए उसे लगातार प्रमोट किया जाता था। ये दिखावे और महत्वाकांक्षा का एक ऐसा चक्र था जो खुद ब खुद बढ़ रहा था। दुबई सिर्फ अच्छी तरह से पेट भरने की जगह नहीं थी, बल्कि ये वो जगह थी जहां खाना खाना एक प्रदर्शन बन चुका था। यहां भोजन सिर्फ पोषण नहीं, बल्कि सोशल मीडिया का कंटेंट था। खाने के इस पूरे अनुभव को तृप्ति के एहसास से पूरी तरह अलग कर दिया गया था और इसे खुद को दूसरों से बेहतर दिखाने के जरिए के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था। संदेश साफ था कि मैं यहां हूं, मैं कुछ खास हूं और देखो मैं कितना खर्च कर सकता हूं। इसके आर्थिक आंकड़े पूरी तरह सुरक्षित लग रहे थे। पर्यटन उद्योग सालाना 30 अरब डॉलर से अधिक कमा रहा था। दुबई का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हर साल 95 मिलियन यात्रियों को संभाल रहा था, जो पृथ्वी का सबसे व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय हब था। सर्दियों के मौसम में होटल पूरी तरह भरे हुए थे, लेकिन सोने के इस काम और महंगी मशरूम की परतों के नीचे, मिशलिन स्टार और हेलीकॉप्टर से आने वाले वीआईपी मेहमानों के पीछे एक ऐसी कड़वी हकीकत छिपी थी जिस पर कोई बात नहीं करना चाहता था। ये एक ऐसी गहरी और संपूर्ण निर्भरता थी कि जैसे ही इस पर दबाव पड़ता, ये पूरा ढांचा ताश के पत्तों की तरह ढह जाता। इसे ही कहते हैं निर्भरता का जाल। यहां एक ऐसा आंकड़ा है जो सब कुछ बदल कर रख देता है, और एक बार जब आप इसे सुन लेंगे तो भूल नहीं पाएंगे। वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म काउंसिल के मुताबिक साल 2024 में संयुक्त अरब अमीरात की कुल जीडीपी में यात्रा और पर्यटन का योगदान लगभग 13% था, जो करीब 267.5 अरब दिरहम बैठता है। इस क्षेत्र से 9,25,000 से अधिक नौकरियां जुड़ी हुई थीं। इसका सीधा मतलब यह है कि देश की हर 8 में से लगभग एक नौकरी इस बात पर निर्भर थी कि विदेशी मेहमान यहां आते रहेंगे या नहीं। विशेष रूप से दुबई में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों ने साल 2023 में लगभग 32.7 अरब डॉलर खर्च किए थे। अब जरा अपनी नजरों को समेटकर रेस्टोरेंट उद्योग पर ध्यान केंद्रित करते हैं। दुबई के रेस्टोरेंट रेवेन्यू का लगभग 70 से 80% हिस्सा सिर्फ दो जरियों से आता था: अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक और वहां रहने वाले अस्थायी विदेशी निवासी। हाँ, ये ग्राहकों की कुल संख्या का सिर्फ 70% नहीं था, बल्कि कुल कमाई का 70 से 80% था। ये वो लोग थे जो बहुत अधिक खर्च करते थे, चखने वाले मेनू बुक करते थे और पाम जुमेरा की नई जगहों पर जाने के लिए बेताब रहते थे। ऐसे जोड़े जो लंदन, मॉस्को या मुंबई से एक लंबे वीकेंड के लिए फ्लाइट पकड़कर यहाँ आते थे और छुट्टियों के मूड में 500 दिरहाम के डिनर पर दोबारा सोचते भी नहीं थे। ये दुबई था, और यहां आने का मकसद ही ऐसे तरीकों से पैसे लुटाना था जो असाधारण महसूस कराएं। लेकिन अब जरा सोचिए कि इस पूरे समीकरण में कौन शामिल नहीं था। यहां आपको और मुझे ये समझना होगा कि इस भव्य समीकरण से कौन गायब था। साल 2025 में दुबई की आबादी 40 लाख को पार कर गई, लेकिन इस आबादी का 90% से अधिक हिस्सा विदेशों में पैदा हुआ है। स्थानीय अमीराती समुदाय संयुक्त अरब अमीरात की कुल आबादी का बमुश्किल 11% ही है। बाकी सभी प्रवासी हैं जो अलग अलग अवधि के वीजा पर यहां रह रहे हैं। उनका यहां रहना नौकरी के कॉन्ट्रैक्ट, वीजा के रिन्यूअल और उन्हें स्पॉन्सर करने वाले एम्प्लॉयर की मर्जी पर टिका है। जैसे ही नौकरी गई, उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। नया स्पॉन्सर ढूंढने या देश छोड़ने के लिए सिर्फ 30 दिन मिलते हैं। बुनियादी तौर पर ये लोग यहाँ के स्थायी निवासी नहीं हैं, इन्हें अस्थायी ही बनाया गया है। और जो पर्यटक साल 2024 में आए थे, यानी लगभग 18.72 मिलियन लोग, वे बस कुछ दिनों के मेहमान थे। वे लोग डिजाइन से ही यहाँ केवल कुछ वक्त के लिए हैं, और वे पर्यटक जिनकी संख्या साल 2024 में 18.72 मिलियन थी और साल 2025 के शुरुआती 10 महीनों में 5% की बढ़त पर चल रही थी, सिर्फ गुजर रहे थे। वे 1 या 2 हफ्तों के लिए आते थे, स्वादिष्ट भोजन करते थे, तस्वीरें पोस्ट करते थे और अपने घर लौट जाते थे। इसने एक ऐसा ढांचा तैयार किया जो अच्छे दिनों में वरदान जैसा लगता था। ग्राहकों के लगातार बदलने का मतलब था कि हमेशा नएपन की चाह बनी रहती थी। नए रेस्टोरेंट सिर्फ लोगों की उत्सुकता के दम पर ही हाउसफुल हो जाते थे। अस्थायी ग्राहकों का यह शहर कभी थकता नहीं था, किसी एक ढर्रे में नहीं बनता था और हमेशा नए खुलने वाले आउटलेट्स की तलाश में लगा रहता था।
लेकिन ये तेज रफ्तार इंजन एक खतरनाक सच को छिपा रहा था। रेस्टोरेंट मालिकों के लिए ये एक ऐसा जादुई इंजन था जो कभी बंद नहीं हो सकता था। लेकिन बुरे वक्त में यही खूबसूरत ढांचा एक चोर दरवाजे में बदल गया। क्योंकि जो लोग अस्थायी रूप से आते हैं वे बिना किसी पूर्व चेतावनी के रातों रात आना बंद भी कर सकते हैं, और जब वे चले जाते हैं तो पीछे कोई ऐसा स्थानीय समुदाय नहीं बचता जो रेस्टोरेंट को जिंदा रख सके। वे अपने पीछे छोड़ जाते हैं खाली मेजें, जलती हुई मोमबत्तियां और रसोई में खड़ा एक निराश शेफ जिसके पास सजाने के लिए कोई प्लेट ही नहीं होती। अकेले पर्यटन क्षेत्र ने पूरे संयुक्त अरब अमीरात में 9,25,000 नौकरियों को सहारा दिया था। वहीं दुबई में साल 2025 की पहली छमाही तक होटलों की बुकिंग लगभग 80% के स्तर पर चल रही थी, जो बहुत शानदार आंकड़ा था। 830 से अधिक होटलों में 1,54,000 से ज्यादा कमरे पूरी तरह भरे हुए थे, जो हर रात 13,000 रेस्टोरेंट्स को ग्राहकों से सराबोर रखते थे। ये मशीन इतनी तेजी से चल रही थी कि इसके शोर में किसी को भी नीचे पसरा सन्नाटा सुनाई नहीं दे रहा था। सवाल कभी ये था ही नहीं कि क्या ये मॉडल कमजोर है। आंकड़ों पर बारीक नजर रखने वाला कोई भी व्यक्ति इसके ढहने की इकलौती बड़ी वजह को साफ देख सकता था। एक ऐसा शहर जहां 90% आबादी विदेशी हो, जहां जीडीपी का 13% हिस्सा पर्यटकों पर टिका हो और जहां का पूरा रेस्टोरेंट उद्योग पर्यटकों की जेब पर चले, वो कोई मजबूत नींव नहीं बल्कि सिर्फ एक तमाशा है, और हर तमाशे का अंत होता है। सवाल सिर्फ ये था कि ये कब होगा। और फिर 28 फरवरी 2026 की रात को खाड़ी से 10,000 फीट ऊपर एक भू राजनीतिक घटना ने इसका जवाब दे दिया। खामोश पतन शुरू हो चुका था। संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर सिलसिलेवार हमले किए, जिसे पेंटागन ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी नाम दिया। इसके बाद ईरान ने भी जवाबी हमले शुरू कर दिए। फरवरी 2026 के आखिर में तेहरान के खिलाफ इस कार्रवाई ने सीधे तौर पर दुबई के रेस्टोरेंट्स को तबाह नहीं किया। किसी डाइनिंग रूम पर कोई मिसाइल नहीं गिरी, न ही किसी किचन में बमबारी हुई। शहर की खाद्य अर्थव्यवस्था का भौतिक ढांचा बिल्कुल सुरक्षित था, लेकिन असली वार उस अदृश्य व्यवस्था पर हुआ जो हवाई अड्डों और होटलों के जरिए हर रात ग्राहकों को इन सीटों तक लाती थी। आप और मैं देख सकते हैं कि ये जीवन रेखा रातों रात काट दी गई। केवल पहले सप्ताह के भीतर ही वैश्विक स्तर पर 23,000 से अधिक उड़ानें रद्द कर दी गईं, जिससे पर्यटकों का प्रवाह पूरी तरह से ठप हो गया। आज आप और मैं मिलकर उस सच से पर्दा उठाएंगे जिसे छिपाने की कोशिश की गई। दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट अपनी चमक खो चुका था। इसकी लगभग 80% उड़ानें थमी हुई थीं। यूएई का पूरा हवाई क्षेत्र बंद था, जिसे बाद में सैन्य गलियारों के तहत आंशिक रूप से खोला गया। एमिरेट्स 6 मार्च तक अपनी उड़ानों के 60% हिस्से पर ही लौट पाई थी, जहां वो केवल 83 गंतव्यों के लिए रोजाना सिर्फ 106 उड़ानें चला रही थीं। सर्दियों के सीजन में पूरी तरह से भरे रहने वाले होटलों में सन्नाटा पसर गया और बुकिंग घटकर 1 या 2 अंकों में सिमट गई। हर साल आने वाले 2 करोड़ सैलानी अचानक गायब हो गए। उद्योग के अंदर से आ रहे आंकड़े सचमुच दहला देने वाले हैं। मैंने जब इस तबाही के दस्तावेज खंगाले तो मुझे रेस्तरां टेक्नोलॉजी कंपनी सर्व की एक रिपोर्ट मिली। इसके मुताबिक यूएई में डाइन इन ऑर्डर्स की संख्या साल 2025 की पहली तिमाही के 49,50,000 से गिरकर साल 2026 की पहली तिमाही में 45,70,000 रह गई। लेकिन रुकिए, ये गिरावट पूरी सच्चाई नहीं बताती, क्योंकि इसमें उन रेस्तरां को गिना ही नहीं गया जो पहले ही दम तोड़ चुके थे। सक्रिय रेस्तरां की संख्या 621 से घटकर 577 रह गई। कुल डाइन इन राजस्व गिरकर 57 करोड़ 40 लाख दिरहम यानी लगभग 15 करोड़ 60 लाख डॉलर पर आ गया। ग्लोबल रेस्तरां इन्वेस्टमेंट फोरम और जूनिपर स्ट्रेटेजी की रिपोर्ट बताती है कि मौजूदा रेस्तरां के कारोबार में 27% की भारी गिरावट आई है, और फिर बंद होने का सिलसिला शुरू हुआ। ये कोई शांत या धीरे धीरे होने वाली गिरावट नहीं थी। ये तो अचानक हुए खुलासे, ताले लटके दरवाजे और एक झटके में उजड़ते हुए सपने थे। अटलांटिस द पाम और अटलांटिस द रॉयल जैसे दुबई के सबसे आलीशान होटलों में, जो इस शहर की भव्य लाइफस्टाइल और खान पान के शिखर माने जाते थे, वहां के कई बड़े ब्रांड्स पर रातों रात ताले लग गए। डिनर बाय हिस्टन ब्लूमेंथल बंद, हक्कासन बंद, लिंग लिंग बंद, ब्रेजरी फ्रैंडजिन बंद, ओशियानो बंद,
ला मार बाय गैस्टन क्यूरियो बंद। मैं आपको बता दूं कि ये कोई गली मोहल्ले के मामूली कैफे नहीं थे। ये वो जगहें थीं जहां कुछ महीने पहले तक टेबल बुक करना नामुमकिन जैसा था। दुनिया के सबसे मशहूर और अमीर शेफ इनके पीछे खड़े थे। ये वो साम्राज्य थे जो हर मायने में अजय लगते थे, लेकिन पल भर में बिखर गए। इस कड़वे सच को बयां करते हुए अटेलियर हाउस हॉस्पिटैलिटी की सीईओ पांचाली महेंद्र ने एजीबीआई से दो तूक कहा कि बिना किसी कैश फ्लो के 6 महीने तक टिके रहना किसी भी आत्मनिर्भर रेस्तरां के बस की बात नहीं है। उन्होंने चेतावनी दी कि गर्मियों के आते आते बंद होने वाले रेस्तरां की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन एक खोजी पत्रकार के रूप में मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये आंकड़े, फ्लाइट कैंसिलेशन और गिरती हुई कमाई उस दर्द को बयां नहीं कर सकते जो इन 13,000 रेस्तरां के किचन और डाइनिंग रूम में काम करने वाले इंसानों पर गुजर रही थी। जरा सोचिए उस लेबनानी शेफ के बारे में जिसने अपनी जिंदगी भर की खून पसीने की कमाई सिटी वॉक में एक मॉडर्न मेजे रेस्तरां खोलने में झोंक दी थी। 14 महीने की कड़ी मेहनत के बाद जनवरी में जब सॉफ्ट ओपनिंग हुई तो लगा कि उसके हर खतरे का इनाम मिल गया है। लेकिन मार्च आते आते वो हर रात 20 से भी कम ग्राहकों को खाना परोस रहा था, जबकि वो उस पूरी किचन टीम को सैलरी दे रहा था जिसे उसने 200 लोगों को संभालने के लिए रखा था। एक शाम खाली डाइनिंग रूम में खड़े होकर उसने बेरूत में अपने बिजनेस पार्टनर को फोन किया और भर्राई आवाज में कहा कि मैंने लेबनान इसलिए छोड़ा था क्योंकि वो बर्बाद हो रहा था। मैं यहां आया क्योंकि मुझे लगा कि ये शहर कभी बर्बाद नहीं हो सकता। वहीं एक फिलिपिनो सूस शेफ भी थी जो 3 साल पहले अपनी मां की दवाइयों, भाई की स्कूल फीस और अपनी बेटी के घर के किराए के लिए हर महीने पैसे भेजती थी। जब उसकी नौकरी के दिन 6 से घटाकर 3 कर दिए गए तो उसने घर पर कुछ नहीं बताया। उसने बस थोड़े कम पैसे भेजे और दुआ की कि घर पर किसी को शक न हो। वहीं एक भारतीय डिलीवरी ड्राइवर भी था जो 3 अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर दिन में 12 घंटे काम करता था। उसने अपनी आंखों के सामने रोजाना के ऑर्डर्स को 35 से घटकर सिर्फ 9 होते देखा। डीआईएफसी के एक शानदार रेस्तरां में काम करने वाला वो पाकिस्तानी बर्तन धोने वाला लड़का जो हर सुबह 5 बजे किचन साफ करने पहुंच जाता था, वो जानता था कि अब वहां कोई ग्राहक नहीं आने वाला। फिर भी वो काम पर आता रहा, क्योंकि छुट्टी का मतलब था वीजा खोना और देश से बेदखल होना। ये कोई सूखी संख्या या आंकड़े नहीं हैं, ये जीती जागती जिंदगी है। लेकिन जिस सिस्टम पर इन लोगों ने अपनी जिंदगी का दाव लगाया था, उसकी एक ऐसी कमजोरी थी जिसके बारे में तब किसी ने बात नहीं की जब चारों तरफ अंधाधुंध पैसा बरस रहा था। ये पूरा तंत्र उस भीड़ के भरोसे खड़ा था जिसे यहां रुकने की कोई मजबूरी नहीं थी। और जब वो भीड़ चली गई तो वो इन लोगों का कल भी अपने साथ समेट ले गई। बर्बादी का ये अर्थशास्त्र बेहद खौफनाक है। मैं चाहता हूं कि आप इस गणित को ध्यान से समझें, क्योंकि यही वो वजह है जिससे कोई रेस्तरां अपनी क्षमता के सिर्फ 15% पर चलने के बाद सिर्फ 85% मुनाफा नहीं खोता, बल्कि अपना सब कुछ गवा बैठता है। रेस्तरां का पूरा खर्चा शुरुआत से ही इतना भारी होता है कि ग्राहकों के गायब होने पर भी ये बड़े खर्चे कम नहीं होते। वे हर महीने मकान मालिक के बिल की तरह बेरहमी से सिर पर खड़े रहते हैं और आपके बैंक बैलेंस को धीरे धीरे लील जाते हैं। सबसे बड़ा बोझ है किराया। दुबई के सबसे पॉश इलाकों जैसे मरीना, डीआईएफसी, पाम जुमराह और डाउनटाउन में रेस्तरां का किराया 40 से 80 हजार दिरहम यानी लगभग 11 से 22 हजार डॉलर प्रति महीना तक जा सकता है। ये किराया आपको हर हाल में देना ही होगा, चाहे आपके यहाँ 300 ग्राहक आए या सिर्फ 3। जैसा कि साल 2026 में रेस्तरां मालिकों ने बेहद दर्दनाक तरीके से महसूस किया, मकान मालिकों ने कोई रियायत नहीं दी। मैडरूम के को-फाउंडर हैदर मदनी ने एजीबीआई को बताया कि उन्हें अपनी किसी भी लोकेशन पर किराए में कोई छूट नहीं मिली। दुबई के सबसे बड़े लैंडलॉर्ड्स एमार और दुबई होल्डिंग ने इस पर कोई सार्वजनिक बयान तक नहीं दिया। सारा दबाव पूरी तरह से इन छोटे कारोबारियों पर ही बना रहा। दूसरा संकट है स्टाफ का। कर्मचारियों का वेतन आपकी गिरती हुई कमाई के हिसाब से कम नहीं होता। आप काम के घंटे घटा सकते हैं, स्टाफ कम कर सकते हैं, लेकिन किचन को चालू रखने के लिए एक न्यूनतम टीम की जरूरत हमेशा होती है। सुबह 6 बजे डिलीवरी लेने वाले से लेकर बर्तनों की सफाई करने वाले और शेफ तक सबकी जरूरत बनी रहती है। जिन लोगों को नौकरी से निकाला जाता है वे केवल बेरोजगार नहीं होते, बल्कि उनमें से ज्यादातर प्रवासी मजदूर होते हैं जो वर्क वीजा पर वहां टिके हैं।
नौकरी जाने का मतलब है कि 30 दिनों के भीतर देश छोड़ना होगा। वे वापस चले जाते हैं और जब कभी ये उद्योग दोबारा खड़ा होगा, तब सालों की मेहनत से तैयार किया गया ये हुनर लंदन या सिंगापुर जैसे देशों में बिखर चुका होगा और उन्हें नए सिरे से काम पर रखने का खर्च होश उड़ा देने वाला होगा। इसके अलावा फिक्स्ड खर्चे अपनी जगह बने रहते हैं। एक ऐसे शहर में जहां गर्मियों का तापमान 45 डिग्री सेल्सियस पार कर जाता है, वहां बड़े रेफ्रिजरेटर, वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग चलाने का बिजली बिल आसमान छूता है। इसके बाद लाइसेंसिंग फीस, इंश्योरेंस, कचरा निपटान, बिलिंग सिस्टम का सब्सक्रिप्शन और म्यूजिक लाइसेंस जैसे खर्चे आते हैं। ये बिल हर महीने बिना किसी देरी के आपके दरवाजे पर आ खड़े होते हैं। चाहे आपका डाइनिंग हॉल ग्राहकों से भरा हो या फिर किसी कब्रिस्तान की तरह बिल्कुल सुनसान पड़ा हो। इसके बाद आते हैं वो फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स जिन्हें इस मंदी में रेस्तरां का मसीहा या लाइफलाइन माना जा रहा था। जब डाइन इन पूरी तरह ठप हो गया, तो कुछ मालिकों ने तालाबत, डिलीवरू और नून फूड जैसे डिलीवरी ऐप्स का सहारा लिया। लेकिन ये प्लेटफॉर्म्स हर आदेश पर लगभग 25 से 35% तक का भारी कमीशन वसूलते हैं। मामूली मुनाफे पर काम करने वाले किसी रेस्तरां के लिए अपनी कमाई का 1/3 हिस्सा इन टेक कंपनियों को देना किसी खुदकुशी से कम नहीं था। ये रेस्तरां को बचाता नहीं है, बल्कि उसके नुकसान का तरीका बदल देता है। रेस्तरां सीक्रेट्स की फाउंडर गैब्रियल माथेर ने इस कड़वी हकीकत को बयां करते हुए कहा कि सारा दबाव हमेशा बिजनेसमैन पर ही होता है। कोई हमारा बोझ नहीं उठा रहा है, और अगर सारा वजन सिर्फ एक इंसान के कंधों पर डाल दिया जाए तो ये सिस्टम बहुत दिनों तक नहीं टिक सकता। ये बर्बादी का एक सीधा सा हिसाब है। ज्यादातर रेस्तरां को अपना सामान्य खर्च निकालने के लिए 65 से 75% क्षमता पर चलना पड़ता है। लेकिन जब आपकी दुकान सिर्फ 15% क्षमता पर चल रही हो, तो आप बिजनेस नहीं कर रहे होते, बल्कि आप नुकसान उठाने का एक रोज का नाटक कर रहे होते हैं। सुबह दरवाजे खोलना, बत्तियां जलाना, रसोइयों को तैयार करना, कर्मचारियों को पैसे देना और हर सर्विस पर घाटा सहना। आप मन में ये उम्मीद पालते हैं कि शायद कल चीजें बदल जाएंगी, जबकि गहराई में आप जानते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। इस मंदी को रोकने के लिए दुबई सरकार ने कदम बढ़ाया और मार्च में 1 अरब दिरहम के बिजनेस सपोर्ट पैकेज की घोषणा की गई। डीआईएफसी ने किराएदारों के लिए लचीले भुगतान की योजनाएं पेश की। सेंट्रल बैंक ने कर्ज देने के नियमों को आसान बनाया। ये सभी प्रयास अच्छे थे और इनसे थोड़ी राहत भी मिली, लेकिन ये कदम सिर्फ घाव पर मरहम लगाने के लिए थे, न कि उसकी जड़ को ठीक करने के लिए। बुनियादी ढांचागत समस्या जस की तस बनी रही कि पूरा सिस्टम एक ऐसी आमदनी पर टिका था जो एक ही हफ्ते में हवा हो सकती थी। हमें समझना होगा कि पर्यटकों की भीड़ कभी भी एक स्थायी समाज या समुदाय का विकल्प नहीं हो सकती, और यहीं पर आकर ये कहानी सिर्फ दुबई की न रहकर पूरी दुनिया की बन जाती है। क्योंकि दुबई के रेस्तरां उद्योग का ये ढाना कोई स्थानीय समस्या नहीं है, और न ही ये किसी एक भौगोलिक राजनीतिक घटना का नतीजा है। ये पूरा साम्राज्य उन सैलानियों और भीड़ पर टिका था जिनके पास रुकने की कोई जिम्मेदारी नहीं थी। जब ये लोग चले गए, तो वे अपने साथ इस शहर के रेस्तरां का भविष्य भी ले गए। ये बर्बादी का एक ऐसा गणित है जिसे आप और मैं अनदेखा नहीं कर सकते। जब कोई रेस्तरां अपनी 15% क्षमता पर चल रहा होता है, तो वो केवल अपना 85% मुनाफा नहीं खोता, बल्कि वो अपना सब कुछ और अपनी साख तक गवा देता है। रेस्तरां का पूरा खर्चा शुरुआत से ही इतना भारी होता है कि ग्राहकों के चले जाने के बाद भी ये खत्म नहीं होता। ये भारी भरकम खर्च हर महीने आपके दरवाजे पर दस्तक देता रहता है, मकान मालिक के उस बेरहम बिल की तरह, जिसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास ग्राहक आए या नहीं। आज आप और मैं मिलकर उस कड़वे सच की तह तक जाएंगे, जिसे अक्सर चमचमाती हेडलाइंस के पीछे छिपा दिया जाता है। ऑस्ट्रेलियन रेस्टोरेंट एंड कैफे एसोसिएशन के मुख्य कार्यकारी हमारे साथ हैं, पर असली कहानी उस बुजुर्ग जोड़े की है जो पिछले 30 साल से हर सालगिरह उसी सुशी बार में मना रहा है, या उस गली के कोने वाले इज़ाकाया की जहां का मालिक आपकी बेटी का जन्मदिन भी जानता है। इन रेस्टोरेंट्स को इंस्टाग्राम या महंगे इन्फ्लुएंसरों की जरूरत नहीं है। इन्हें तो बस अपने पड़ोस की इमारत में रहने वाले उन आम लोगों की जरूरत है जो रोज काम से घर लौटते हैं। जब साल 2020 में टोक्यो में कोविड महामारी आई, तो रेस्टोरेंट कारोबार को गहरा धक्का लगा, लेकिन वे तबाह नहीं हुए। स्थानीय लोग वहीं थे और उन्हें खाना खाना ही था। इन लोगों ने अपने पड़ोस के ढाबों का खुलकर साथ दिया, क्योंकि वे जगहें उनकी अपनी थीं। वे पर्यटकों की छुट्टियों का सुंदर बैकड्रॉप नहीं थीं, न ही सोशल मीडिया का सजावटी सेट। वे उनकी अपनी धरोहर थीं।
पेरिस से भी ऐसी ही कहानी आती है। वहां के 11वें और 20वें जिलों के छोटे बिस्ट्रो, जहां टूरिस्ट कभी कभार ही पहुंचते हैं और खिड़की पर अंग्रेजी मेन्यू भी नहीं होते, महामारी से बच गए। वे चैम्प्स एलिसीज के महंगे रेस्टोरेंट से बेहतर स्थिति में रहे, क्योंकि वे भरोसेमंद ग्राहकों पर टिके थे, न कि 6 हफ्ते पहले बुकिंग कराने वाले उन अजनबियों पर जो कभी लौट कर नहीं आते। यही कहानी इस्तांबुल, मैक्सिको सिटी के कोंडेसा और लिस्बन के मुरारिया की भी है। दुनिया के किसी भी कोने में देख लीजिए, ये पैटर्न बिल्कुल एक जैसा ही नजर आता है। जो रेस्टोरेंट अपने समाज और स्थानीय लोगों के जीवन का हिस्सा बन चुके हैं, वे हर संकट को झेल जाते हैं। लेकिन जो रेस्टोरेंट सिर्फ टूरिज्म के भरोसे खड़े हैं, वे पर्यटकों के जाते ही दम तोड़ देते हैं। यही वो गहरा सच है जिसे दुबई का संकट उजागर करता है। और ये सच दुनिया के हर उस शहर पर लागू होता है जिसने अपना आर्थिक भविष्य बाहरी दुनिया का ध्यान खींचने पर लगा दिया है, न कि अपने ही लोगों के रोजमर्रा के जीवन को संवारने पर। याद रखिए, तमाशा देखने वाली भीड़ कभी एक मजबूत समुदाय नहीं बन सकती। सैलानियों से भरा हुआ एक चमचमाता डाइनिंग रूम कभी भी उन पड़ोसियों से भरे कमरे की जगह नहीं ले सकता जो हर सुख दुख में एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं। आज आपको और मुझे ये समझना होगा कि इनमें से एक सिर्फ पैसा कमाने का जरिया है, जो बेहद चमकदार, बेहद मुनाफे वाला और स्वभाव से बिल्कुल अस्थायी होता है, जबकि दूसरा एक गहरा मानवीय रिश्ता है, जो शांत है, स्थिर है और इतना मजबूत है कि दुनिया की कोई भी मार्केटिंग टीम उसे पैसे देकर नहीं बना सकती। जब भी कोई संकट आता है, और संकट तो हमेशा किसी न किसी रूप में आता ही है, तो वो दिखावे का तमाशा तुरंत गायब हो जाता है, लेकिन वो गहरा रिश्ता अपनी जगह पर कायम रहता है। दुबई के आलीशान रेस्टोरेंट इसलिए बंद नहीं हुए कि वहां का खाना खराब था। सच तो ये है कि वहां परोसा जाने वाला भोजन असाधारण रूप से लाजवाब था और उसकी तारीफ पूरी दुनिया में होती थी। वे इसलिए भी नाकाम नहीं हुए कि उनकी सर्विस खराब थी। वहां की सर्विस सचमुच बेमिसाल और विश्व स्तरीय थी। विफलता की वजह यह भी नहीं थी कि वहां के शेफ में हुनर की कमी थी, या निवेशकों के पास पैसों की तंगी थी, या फिर खुद उस शहर के हौसलों में कोई कमी थी। वे तो इसलिए बर्बाद हो गए क्योंकि उनका पूरा बिजनेस मॉडल इस गलतफहमी पर टिका था कि सैलानियों की भीड़ हमेशा आती रहेगी। उन्हें लगता था कि हर साल आने वाले 2 करोड़ पर्यटकों का ये तांता हमेशा ऐसे ही लगा रहेगा, जैसे रेगिस्तान की तपती गर्मी कभी खत्म नहीं होती। उन्होंने इस भ्रम को सच मान लिया था कि बाहरी दुनिया की ये आमद हमेशा के लिए सुरक्षित है। लेकिन जब हकीकत सामने आई तो पता चला कि ये पूरा सप्लाई चेन उन ताकतों से पल भर में बंद हो सकता है जो पूरी तरह उनके नियंत्रण से बाहर हैं। मिसाइलों, ड्रोनों और युद्धरत देशों की बदले की भावना ने इस चकाचौंध को पूरी तरह ठप कर दिया। संकट के समय इस सिस्टम के पास कोई सुरक्षा कवच नहीं था। इस चमक दमक के पीछे कोई स्थानीय समुदाय नहीं था। कोई ऐसे पक्के ग्राहक नहीं थे जो दुनिया के दूर होने पर भी दुकानों की बत्तियां जलती रख सकें। वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म काउंसिल का अनुमान है कि साल 2026 में पूरे मध्य पूर्व में पिछले अनुमानों की तुलना में 2 करोड़ 30 लाख से लेकर 3 करोड़ 80 लाख तक कम विदेशी सैलानी आ सकते हैं। इसका सीधा मतलब है कि पूरे क्षेत्र में पर्यटकों के खर्च में 34 अरब डॉलर से लेकर 56 अरब डॉलर तक की भारी कमी आएगी। वो पर्यटन उद्योग जो हर साल लगभग 367 अरब डॉलर का हुआ करता था, आज एक बड़े खतरे का सामना कर रहा है। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार ये संकट खाड़ी देशों को एक सुरक्षित, शांत और शानदार पर्यटन स्थल के रूप में स्थापित करने के सालों के निवेश को सीधे तौर पर चुनौती दे रहा है। ये कोई मामूली गिरावट नहीं है, बल्कि एक गहरा बुनियादी और ढांचागत संकट है। और जब ये संकट खत्म होगा, अगर सचमुच ये कभी पहले की तरह पूरी तरह खत्म हो भी पाया, तो सबसे बड़ा सवाल ये नहीं होगा कि सैलानियों की भारी भीड़ को वापस कैसे लाया जाए, बल्कि असली सवाल ये होगा कि क्या हमें एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए जो बाहरी लोगों की इस भीड़ पर बिल्कुल निर्भर न हो। यहीं पर हमारी ये खोजी पड़ताल दुबई मरीना के उस वीरान रेस्टोरेंट से आगे बढ़कर एक बड़े सच की ओर ले जाती है। एक बार जब आप और मैं इस खेल को समझ जाते हैं, तो हमें हर जगह यही कमजोर ढांचा दिखने लगता है। उन शहरों में जो अपनी कामयाबी को स्थानीय स्थिरता के बजाय राह चलते लोगों की संख्या से नापते हैं। उन अर्थव्यवस्थाओं में जो संकट से लड़ने की ताकत के बजाय केवल बाहरी चमक दमक का जश्न मनाती हैं। और उन उद्योगों में जो सन्नाटे का सामना करने की तैयारी किए बिना केवल भारी मांग के लिए बड़े पैमाने पर फैलते हैं।
ये विनाशकारी पैटर्न तब तक चुपचाप खुद को दोहराता है जब तक कि सब कुछ अचानक बिखर नहीं जाता। हम सोचते हैं कि तबाही हमेशा नाटकीय और धमाके के साथ होती है, लेकिन जो हमने यहां देखा है वो बिल्कुल अलग है। ये बहुत शांत, गणितीय और प्रशासनिक है। तबाही अखबारों में छपने से पहले कंप्यूटर की स्प्रेडशीट में शुरू होती है। फ्लाइट्स कम होती हैं, बुकिंग्स घटती हैं, और एक दिन भीड़-भाड़ वाला डाइनिंग रूम सन्नाटे में डूब जाता है। सबसे परेशान करने वाली बात यह है कि यहाँ खाने, सर्विस या डिजाइन में कोई कमी नहीं थी। जो बदला वो था निरंतरता का भरोसा। ये भरोसा चमक-दमक से नहीं बल्कि लोगों के जुड़ाव से आता है। आज आप और मैं इस कहानी से विदा लेते हुए खुद से एक मुश्किल सवाल पूछें। जब कोई पूरा सिस्टम केवल बाहरी लोगों के आने पर ही टिका हो, तो उनके रुक जाने पर पीछे क्या बचता है? क्या हम सिर्फ तरक्की के लिए बना रहे हैं, या उस सन्नाटे को झेलने के लिए भी जो तरक्की रुकने पर अपने पीछे केवल खाली कुर्सियां छोड़ जाता है?